नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का मौर्या बायोलॉजी क्लास में स्वागत है प्यारे बच्चे। आइए बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं क्योंकि इससे पहले हम आप लोगों को यानी एनिमल सेल के बारे में पढ़ा चुके थे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा चुके थे। तो आज जो हम आप लोगों को न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग प्यारे बच्चे जो भी इस चैनल पर न्यू बच्चे होंगे, वो सभी प्यारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दूसरी बात, आप सभी बच्चे इस चैनल यानी इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करेंगे बच्चों, ताकि और बच्चों जुड़ सके, ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, ये काम आपको थोड़ा सा कर देनी है। अब हम बात करते हैं न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ब्लड से रिलेटेड है बच्चों। यानी आपसे पूछा जाएगा चैप्टर बच्चों, चैप्टर जो रिलेटेड है वो ब्लड से रिलेटेड है, यानी बॉडी फ्लूइड यानी सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे। और इनके अंदर बच्चों हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। और इसके अंदर जो लेक्चर होगा, पहला लेक्चर हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले, क्योंकि सब्जेक्टिव हम आप लोगों को करा चुके हैं बच्चे, थ्योरिकल पोर्शन हो चुकी है। तो इस लेक्चर के अंदर जो होगा वो ब्लड से रिलेटेड या बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के अंतर्गत बच्चों याद रखिएगा, हम किसकी बात करते हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और ये ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो कि नीट के एग्जाम में बच्चों और उनके अलावा जितने भी अदर एग्जाम होते हैं और कंपटीशन एग्जाम की बात करें, सब के अंदर इस प्रकार की क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे ताकि सभी बच्चे एग्जाम में बेहतरीन कर सके। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप सभी बच्चे अच्छा से इस क्वेश्चन को डील कर सके, अच्छा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये मेरा आप सबसे ये उम्मीद है बच्चे। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर यानी लेक्चर को स्टार्ट, पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहला आपको दिखता होगा ये हृदय है, ये हृदय है। और ये हृदय जो मानव का हृदय की बात करें, और मानव के हृदय में 4 चैम्बर होता, आप सबको मालूम है। 4 चैम्बर में बच्चों 2 ऊपर आलिंद होता, 2 नीचे निलय होता है। राइट साइड जो होता है अशुद्ध ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है शुद्ध ब्लड होता है। और आपको याद रखिएगा, आलिंद और से ब्लड निलय की ओर जब प्रवेश करता है तो दोनों के अंदर या बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल होता है। यानी जो शुद्ध जिस तरफ से शुद्ध ब्लड होता है, तो आलिंद से और निलय के बीच में एक वाल होता, ये वाल होता जिसको या तो हम लोग बाइकस्पिड वाल के रूप में जानते हैं, और ट्राइकस्पिड वाल होता जो क्या होता अशुद्ध ब्लड यानी राइट साइड पाया जाता है। तो वो तो क्या करता है, ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल रक्त को आलिंद से निलय में आने तो देता है मगर वापस जाने नहीं देता, ये काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब धनुष से तीर निकलता है तो आसानी से तो चुभ तो जाता है, मगर आप उस धनुष को, वो तीर को जब याद रखिएगा उस तीर को निकालने का प्रयास करते हैं तो देखिएगा कितना दर्द होता है, कितना वो चुभता है, यानी कितना उसको परेशानी होता है, ये चीज़ देखिएगा। मगर यही काम हृदय में तो जहाँ हृदय आलिंद से निलय में जाने देगा आसानी से, और वापस आने नहीं देगा। वही सेम कंडीशन यानी धनुष से निकला हुआ बाण की बात की बच्चों, तो याद रखिएगा ये बात। अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है रुधिर परिसंचरण तंत्र। मगर रुधिर परिसंचरण तंत्र को समझेंगे, परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है वो परिवहन के तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट के तरह काम करता है। यानी एक जगह से चीज़ों को, यानी हृदय से चीज़ों को पूरे शरीर के अंदर ले जाना हो तो वो ब्लड को ले जाता धमनी के माध्यम से, ये बात आपको मालूम है। मगर वो जो ले जाता है बच्चों, तो वो हम क्या कह सकते हैं, परिसंचरण। यानी कौन चीज को ले जा सकता है, तो कहेंगे ब्लड के साथ बच्चों ऑक्सीजन और किसको, पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है, ये बात याद रखेंगे। तो इसी क्रिया को हम लोग परिसंचरण, मगर रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो उसकी बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय होता है। मानव हृदय क्या होता है? क्या मानव हृदय होता है तांत्रिका जन्य होता, पेशी जनक होता है, ए और बी दोनों होगा, या सिरा परक होता है? क्या होता है मानव हृदय, इसकी बात करते हैं तो हमें जानेंगे मानव हृदय जो होता है वो पेशी जनक होता है। क्या होता है? पेशी जनक माना जाता मानव हृदय। आइए हम बात करते हैं, एक्सप्लानेशन की बात करते हैं, एक्सप्लानेशन से बातों को और स्पष्ट कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं एक्सप्लानेशन। मानव हृदय पेशी जनक होता, ये बात हमें समझ में आ गया। जहां नियंत्रण लय वध संकुचन होता, संकुचन मतलब सिस्टोलिक की बात करें, यानी बच्चों प्रेशर होने की बात करते, पंप होने की बात करता है। हृदय की मांसपेशियों का प्रत्येक संकुचन नाड़ी हृदय गति के रूप में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ये बात याद रखिएगा। यानी रक्त के प्रवाह जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। मानव हृदय का निर्माण याद रखिएगा हृदय वरली पेशी के द्वारा होता है, जिसकी संरचना ऐच्छिक पेशी की तरह होती है। जिसकी संरचना किसके तरह? ऐच्छिक पेशी की तरह होती है, परंतु कार्य अनैच्छिक
पेशी की तरह होता है। और याद रखिएगा न्यूरोजेनिक तांत्रिका जन्य हृदय कहाँ पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में पाया जाएगा। तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा के जीव, एनिलिडा के जीव के अंदर किस प्रकार के हृदय पाया जाता है, तो न्यूरोजेनिक यानी तांत्रिका जन्य हृदय पाया जाता है। ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। ये बात मालूम होनी चाहिए। क्या आप सभी बच्चे ये बात समझ गए? तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करें, सर हम ये बात सभी बच्चे समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता। समझेंगे कि बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं में पाया जाता। क्या सरीसृप जंतुओं में पाया जाएगा, स्तनधारी में, उभयचर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सबको समझेंगे। यानी सरीसृप का मतलब होता जो रेंगने वाले जीव होते उसकी बात करेंगे। स्तनधारी का मतलब जो बच्चों याद रखिएगा अपने बच्चे को जन्म देता है, हम इसकी बात करेंगे। जो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट वाले जीव होते हैं उसको स्तनधारी कहते हैं। उभयचर की बात करेंगे, जो पानी के अंदर भी रहेगा और जो स्थल पर रहेगा उसको उभयचर कहते हैं। ये बात मगर अब इसमें से किसमें बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है, ये बात आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का फास्ट में जवाब देंगे। तो याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो स्तनधारी के अंतर्गत ये याद रखेंगे। बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाएगा, तो कहेंगे स्तनधारी वाले जीव के अंतर्गत पाया जाएगा। ये बात सभी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। आइए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर पहला कि बंडल ऑफ हिस स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता। बंडल ऑफ हिस का नाम इसके खोजकर्ता स्वेज कार्डियोलॉजिस्ट, याद रखिएगा जो कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा विल्हेम लेहेम हिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। वो भी कितना ईस्वी में 1863 से 1934 ईस्वी की बात है। 1863 से 1934 ईस्वी के नाम पर रखा गया। मगर बंडल ऑफ हिस विशिष्ट हृदय पेशी कोशिका है। क्या है? विशिष्ट हृदय पेशी कोशिका है जो हृदय के मध्य एबी नोड से, याद रखिएगा, विद्युतीय आवेगों को हृदय की दीवारों की पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। याद रखेंगे जो प्रतिक्रिया के रूप में हृदय की धड़कन का निर्माण करती, जो प्रतिक्रिया के रूप में हृदय की धड़कन को क्या करती है, याद रखिएगा, निर्माण करती है। और बंडल ऑफ हिस साधारणतः अलिंद एवं निलय के बीच पाया जाता है। पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। याद रखिएगा किनके बीच पाए जाने वाले, तो कहेंगे अलिंद एवं निलय के बीच पाए जाने वाले संवहन उत्तक के रूप में जाने जाते हैं। कौन किसको कहेंगे? कहेंगे बंडल ऑफ हिस को माना जाएगा। किसको कहेंगे? बंडल ऑफ हिस को कहा जाएगा। तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बंडल ऑफ हिस क्या है, यानी किस वर्ग के हृदय में पाया जाता है, कितना ईस्वी में, और कौन से वैज्ञानिक थे जो इनका खोज किया, इसका नाम रखा। ये बात सभी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब देंगे सभी। हिस बंडल पाया जाता, यानी आपसे पूछा जाएगा जो हिस बंडल है वो पाया जाएगा किस में? क्या विकृ में, या मस्तिष्क में, या फेफड़ा में, या हृदय में? तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होगा किस में पाया जाएगा। यानी आपको बताना है किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर, लंग्स या हार्ट के अंदर, किसके अंदर पाया जाएगा। तो आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का सही जवाब किसके अंदर ये पाया जाएगा। तो आप सबको मालूम है हृदय के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? हृदय के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बात किए, इस क्वेश्चन पर चर्चा किए। ये बात सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अभी पीछे हम देखे बच्चों इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पुनः हम इससे पहले देख चुके थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोटीन की बात करता है। ये CD4 एक प्रोटीन है। टी सेल यानी टी कोशिका कहलाती, CD4 टी कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाशी टी कोशिका कहलाता है क्या, या हिस्टियोसाइट्स कोशिका कहलाती है, सहयोगी टी कोशिका कहलाती है, या सोमस कोशिका कहलाती? कौन सी कोशिका ये कहलाती? CD4 टी कोशिका किस प्रकार के कोशिका कहलाती? ये बात आपको जवाब देना है। यहाँ CD4 एक प्रकार के प्रोटीन होता बच्चों, ये याद रखिएगा। तो याद रखेंगे इसको हम लोग कौन सी कोशिका, यानी सहयोगी
टी कोशिका के रूप में जानते हैं। किस कोशिका के रूप में? तो कहेंगे सहयोगी यानी हेल्पर टी सेल के रूप में ये जाना जाता। बच्चों याद रखिएगा, यानी सी इनका राइट आंसर होगा। सी इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को समझिए। CD4 टी कोशिका सहयोगी कोशिका कहलाती है। यह सफेद रक्त कोशिका का प्रकार यानी लिम्फोसाइट है। ये क्या है? एक प्रकार के लिम्फोसाइट है जो प्रतिरक्षा कार्य के प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। सहयोगी टी कोशिका अपनी सतह पर CD यानी प्रोटीन होगा बच्चों, क्या होगा? प्रोटीन बनाती है। टी कोशिका अपने निर्माण के बाद थाइमस ग्रंथि में चले जाती। जैसे ये निर्माण कर लेगा तो ये पुनः वापस होके कहाँ चले जाएगा? थाइमस ग्रंथि में चली जाती है और यही इनका विकास होता। इसलिए इन कोशिकाओं के नाम से पहले टी अक्षर जुड़ा होता है। इसलिए बच्चों इस कोशिकाओं के नाम से पहले कौन सा लेटर जुड़ा होता? तो कहेंगे टी लेटर जुड़ा होता। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो? तो सभी स्टूडेंट एक बार थम्स अप करेंगे। सर ये बात जितने भी दो क्वेश्चन आप अभी तक कराएं ये सभी क्वेश्चन हमें समझ चुके हैं या समझ में आ चुका है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी समझ गए। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन में से चुनना है कौन से ऑप्शन गलत यानी सही नहीं है। यानी निगेटिव की बात करता तो निगेटिव का भाई निगेटिव हमें पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य का द्वार त्रिवलन कपाट है। पहला, जिसको याद रखिएगा बाय ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये रहा। दूसरा है कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य का द्वार याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वाल। तीसरा जो होगा कहता है दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के मध्य का द्वार क्या होगा? अर्धचंद्र कपाटिका होगा। ये बात कह रहा। या डी में ऑप्शन दिया गया है बाएं निलय और महाधमनी के मध्य का द्वार क्या होगा? द्विवलनीय कपाट होगा। ये बात आपसे पूछा जाएगा कि कौन सही नहीं है। यानी निगेटिव की भाई निगेटिव पूछा जा रहा है। तो निगेटिव की भाई को निगेटिव को ढूंढना है। कौन इसमें से निगेटिव है? बताइए सभी स्टूडेंट कौन सा इसका निगेटिव है? सभी स्टूडेंट बताइए कौन सा? तो कहेंगे इसका निगेटिव जो है ये तो बात सही है। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी जो गलत है वो क्या है? डी है। यानी इसका जो सही गलत आंसर वो डी है। बच्चों याद रखिएगा, यानी डी ऑप्शन जो भी बच्चे बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट डी बोल रहे हैं, बिल्कुल उन सभी स्टूडेंट का सही है। आइए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आपके सामने हृदय दिख रहा होगा, आपके सामने ये हृदय दिख रहा होगा और इसी के अंदर बच्चों याद रखिएगा ये कपाट की बात करें बाय याद रखिएगा बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल पाया जाएगा। ये बात आप सभी को याद होना चाहिए। कहता है डी में बाएं निलय और महाधमनी के मध्य में द्वार होता है जिसको द्विवलनीय कपाट नहीं पाया जाएगा। यानी इनके अंदर द्विवलीय कपाट नहीं पाया जाएगा, याद रखेंगे। अतः यह कथन डी असत्य है। यानी जो डी कथन है वो असत्य है यानी गलत है। यानी इसके अंदर जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? यानी बाइकस्पिड वाल याद रखेंगे बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्वार होता है, जिसे हम लोग याद रखिएगा बाइकस्पिड वाल के नाम से जानते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि कहां पाया जाएगा। उनके बाद कहता है दाएं आलिंद दाएं निलय के मध्य का याद रखेंगे ट्राइकस्पिड वाल होता है। दाएं निलय बाएं निलय फुफ्फुस धमनी और महाधमनी के मध्य याद रखिएगा अर्धचंद्र यानी कपाटिका पाया जाता। ये बात आप लोगों इस बातों से स्पष्ट हो गए कि सर आपने जो ये बात कहें ये बात 100% सही है। यानी निगेटिव का भाई निगेटिव को तो ढूंढ लिए, उनके बाद और सभी बातों पर भी हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए। अजी सभी बच्चों को ये बात जान चुके हैं, सभी बच्चे को जानकारी मिल गया। तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करें, सर हम सभी बातों को समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चे। ये क्वेश्चन का जवाब दें। निम्न में से कौन हृदय स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है? यानी जो स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है वो क्या है? अलिंद निलय घुंडी, दूसरा हिस्स का गुच्छक, तीसरा सीरा अलिंदीय घुंडी और
डी में है हृदय गुच्छिका। तो कौन सा इसमें स्पंदन का गति निर्धारक का कहलाता है, ये बात आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सी सीरा अलिंद यानी अलिंदीय घुंडी की बात करते हैं। यही क्या करता है, यानी स्पंदन का गति का निर्धारक करने का काम करता है, ये बात याद रखेगा। यानी 6 नंबर का जो सी ऑप्शन बोल रहे हैं सभी बच्चों का सी ऑप्शन राइट है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सी। एक्सप्लेनेशन से समझिए, एस ए नोड या सीरा अलिंदीय घुंडी हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर है। क्या है, पेस मेकर के रूप में यह जाना जाता है। यह दाहिने आलिंद के शीर्ष भाग पर विशेष कोशिकाओं का एक छोटा पुंज होता है। क्या होता, छोटा पुंज होता है। एस ए नोड का मुख्य कार्य हृदय के सामान्य गति निर्धारक यानी पेस मेकर के रूप में कार्य करना। किस रूप में कार्य करना, पेस मेकर के रूप में कार्य करना। यह एक सक्रिय विभव की शुरुआत करता जिसके परिणाम स्वरूप हृदय की विद्युतीय चालन प्रणाली के माध्यम से गमन करने वाला एक विद्युतीय आवेश जिसको मायोकोर यानी कोडियल संकुचन का कारण बनाता। ये बात याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, याद रखेंगे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जवाब देंगे। कहता है कशेरुकी मानव कशेरुकी हृदय में पेस मेकर है, यानी जो कशेरुकी हृदय इसमें पेस मेकर, कौन सा पेस मेकर की बात करता है, याद रखिएगा। पेस मेकर क्या है, एस ए पेस मेकर होगा, ए भी नोड सॉरी एस ए नोड होगा, ए भी नोड होगा, या पुरकिंजे के तंतु और हिस का गुच्छा कौन से पेसमेकर है, ये बात बताना होगा कि कशेरुकी मानव यानी हृदय में पेसमेकर है तो कौन सा है, ये बात आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट सही जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यानी इसके अंदर एस ए नोड होगा। क्या होगा, एस ए नोड होगा। आप सभी को याद होगा एस ए नोड के बारे में हम पढ़ा चुके थे। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन से, स्पष्ट करेंगे बात। एक्सप्लेनेशन इससे पहले हम देख लिए थे, हाँ यहाँ देख लिए यानी एस ए नोड के बारे में देख लिए, तो ये बात आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। यानी इसका जो सही आंसर था ये क्या था, एस ए नोड, याद रखिएगा। और एस ए नोड के बारे में इससे पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है, जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है तो कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि जब किसी रोगकारी जीव के विरुद्ध तैयार यानी विष तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती तो क्या कहलाती है बच्चों, क्या कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाती है, कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण कहलाती है, या प्राकृतिक निष्क्रिय टीकाकरण, या प्राकृतिक सक्रिय टीकाकरण क्या कहलाती है, ये बात आपको बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बताइए इसको क्या कहेंगे और किस नामों से हम इनको जानेंगे, क्या कहा जाएगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का तो इसका जो सही जवाब होगा वो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, यानी ए ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट है। यानी कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण क्या कहलाएगा, कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा। कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाएगा, यानी आपको सबको ये बात मालूम होगा। तो आइए हम ऑप्शन से बातों को स्पष्ट कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन से और स्पष्ट कर लेते हैं। जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, यह कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाता है, ये बात तो स्पष्ट हो गया। निष्क्रिय प्रतिरक्षा स्वाभाविक रूप से हो सकती है, याद रखेंगे। जैसे कि जब एक शिशु को प्लेसेंटा या स्तन के दूध के माध्यम से कृत्रिम रूप से मां के एंटीबॉडी प्राप्त होते, जैसे कि जब कोई व्यक्ति इंजेक्शन या गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन के रूप में एंटीबॉडी प्राप्त करता, उसी तरह से ये भी याद रखेंगे, सेम चीज है। ये भी बात याद रखेंगे, जिस तरह से वो प्राप्त करता उसी तरह से ये भी प्राप्त करता, सेम कंडीशन ये याद रखता। जिस तरह से याद रखेगा माँ यानी प्लासेंटा या स्तन के दूध के यानी दूध के माध्यम से कृत्रिम रूप से माँ एंटीबॉडी प्राप्त होते हैं, उसी तरह ये भी करता, बात ही सेम चीज है, कोई अलग नहीं है, सेम पॉइंट। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
यानी निम्नलिखित में कौन से कोशिकाएं प्रतिरक्षा स्रावित करती, यानी प्रतिरक्षा स्रावित करती है, इसकी बात करना है। क्या सभी यानी सुरेतानु, दूसरा है सभी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। याद रखेंगे कौन स्रावित करता है, तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ये बात आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देते हैं। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो बी लिम्फोसाइट होगा, क्योंकि आप सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, बी लिम्फोसाइट। जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल उनका सही आंसर है, यानी बी लिम्फोसाइट इनका राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षियों को स्रावित करती है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, यानी बी लिम्फोसाइट ही प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, और अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से विकसित होती है। यह अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से विकसित होने वाली कोशिका मानी जाती है, ये बात याद रखेंगे। इसे इन्हें बी सेल भी कहा जाएगा। इसको किस नाम से जाना जाएगा, बी सेल भी कहा जाएगा। बी लिम्फोसाइट मोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, और टी लिम्फोसाइट कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि हमें बी लिम्फोसाइट के बारे में भी जाने, बी लिम्फोसाइट किस प्रकार से कार्य करता है, ये भी बात हम लोग समझे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें हीमोजोइन यानी जोइन एक 20 लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है। यानी क्या कहता है, निम्न में से किसमें हीमोजोइन एक 20 लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है। क्या टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा, फाइलेरियासिस या फाइलेरियासिस की बात करेंगे, या चेचक की बात करेंगे, तो कौन सा होगा? पहला टाइफाइड, मलेरिया या फाइलेरियासिस किसके अंदर होगा, या चेचक के अंदर होगा? बताइएगा बच्चों, फास्ट में जवाब देंगे सभी बच्चे। बताइए फास्ट में, क्या टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा, फाइलेरियासिस होगा, रियासिस या चेचक होगा? बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, ये बात आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बी होगा, यानी मलेरिया को छोड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ना तो टाइफाइड होगा, ना तो फाइलेरियासिस होगा, और ना तो चेचक होगा, बल्कि होगा मलेरिया होगा। बिल्कुल जो भी बच्चे मलेरिया की बात कर रहे हैं बिल्कुल उन सभी बच्चों का सही है। यानी मलेरिया में हीमोजोइन एक 20 लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता। बिल्कुल बात सही है। होमोजोइन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो रक्त में उपस्थित कुछ परजीवियों, जैसे मलेरिया की बात करें, परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम द्वारा रक्त हीमोग्लोबिन के पाचन से बनता है। याद रखेंगे, अर्थात हीमोजोइन आरबीसी में प्लाज्मोडियम संक्रमण के दौरान प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा हीमोग्लोबिन के पाचन का चयापचय रूप से क्रिस्टलीकृत यानी यानी तपाद है। यानी तपाद की बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, इसी के कारण आपको, या क्रिस्टलीकृत के कारण होता है, बात याद रखेंगे। तो ये बात था बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, और ये सभी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा? यहाँ तक सभी क्वेश्चन सभी बच्चे समझे होंगे बच्चों। इसी तरीका से आप लोगों को रेगुलर रूप से लेक्चर मिल रहा है बच्चों, रेगुलर रूप से लेक्चर देखने को मिलती है। तो अब हम इस ब्लड चैप्टर पर पहला लेक्चर आज दिए, फिर आप लोगों को कल 7 बजे बच्चों सभी बच्चों को पुनः लाइव क्लास में आना है, लाइव क्लास में जुड़ना है। तब तक के लिए बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट बच्चे।